हेलो, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के वर्चुअल कक्षाओं के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। बीए तृतीय सेमेस्टर इतिहास विषय के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। इससे पहले के कक्षाओं में हमारे कलीग ने पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू प्रेजेंट किया था आपको। जो सिलेबस आपका मध्यकालीन भारत का है उसके बारे में चैप्टर वाइज विस्तृत रूप से आपको बताया गया था, और आज हम उसी क्रम में आगे में आकर जो आपका सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का, उसके फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करूंगा। शीर्षक होगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण। इसमें हम ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत के प्रथम दो सुल्तान थे, उनके बारे में आपसे बात करूंगा। और इससे पहले मैं जानना चाहूंगा या मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो आपका पहला चैप्टर शुरू होता है वो सोर्सेज के बारे में है, स्रोत के बारे में है। आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, बहुत जल्दी आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, वार्षिक परीक्षाएं। और उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि पहला सवाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में होता है। वो कौन कौन से स्रोत हैं, खास करके साहित्यिक स्रोत के बारे में, जिसको पढ़ करके जिससे आप दिल्ली सल्तनत के बारे में या यूं कहें कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि करीब करीब 1-2 साल बीच करके ऑल्टरनेट करके हर साल ये सवाल होता है। चूंकि उसके बारे में नहीं बताया गया है, चूंकि सेकंड चैप्टर है, सेकंड टॉपिक है जिस पर एक क्लास लिया जा रहा है वर्चुअल क्लासेज में, तो मैं ये संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बताएं, स्रोतों के बारे में वर्णन करें, विवेचना करें, आपको सिंपल से उसमें 2-4 जो स्रोत हैं, जैसे आप तारीख फिरोज शाही बरनी का है, या फिर तबकात नासरी है, इन सब स्रोतों के बारे में, फुतुहत सलातीन, फुतुहत फिरोज शाही, ये जो 4-5 जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं जिनको पढ़ करके आप दिल्ली सल्तनत के बारे में या मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में 5-6 कोई टेक्स्ट को आप ले लें और उसके बारे में एक 2-2 चैप्टर, उसके विषय वस्तु क्या है, किनके बारे में लिखा गया है, इन सब का एक आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण कर देंगे तो मुझे विश्वास है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए आज के क्लास में दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके सुदृढ़ीकरण के बारे में आपसे चर्चा की जाए। मैंने बताया कि कोई भी विषय लेने से पहले आपका आंसर यूनिक कैसे हो, कैसे लगे किसी एग्जामिनर को कि आपने बहुत अच्छे तरह से आंसर को अटेम्प्ट किया है, अच्छे तरह से समझ करके आपने आंसर को लिखा है। तो इसके लिए मैं बराबर कहता हूं, खास करके इतिहास के विषय में, कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चंस के सोर्सेज के बारे में आप जरूर बात करें। एक पैराग्राफ में आप बात करें कि कहां से जानकारी मिलती है, मूल रूप से ये जानकारी कहां से मिलती है। जैसे आप दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण, स्थापना और सुदृढ़ीकरण की बात करेंगे तो उसमें पहला स्रोत है मिनहाज सिराज का, जिसने तबकात नासरी नाम की बुक लिखी है। तबकात नासरी नाम की बुक, ये अक्सर जीएस के सवाल में भी, जीके के सवाल में भी, सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज के जो पेपर्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि तबकात नासरी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको बताना पड़ेगा मिनहाज उस सिराज। ये मिनहाज उस सिराज पहले व्यक्ति हैं जिनकी किताब में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को लेकर के काफी विस्तृत में चर्चा है। क्या है उसमें, आइए देखें। इस किताब में नासरुद्दीन कुबाचा, उसके बाद इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय में ये जो व्यक्ति था मिनहाज उस सिराज, वह रूलिंग पार्टी या सत्ता कह सकते हैं, सत्ता के काफी नजदीक था। कहने का मतलब कि ये इसकी पहुंच सुल्तान तक डायरेक्ट थी, इस व्यक्ति की जिसने तबकात नासरी लिखी है। और इसलिए सत्ता के पास होने का एक सबसे बड़ा फायदा इनको ये मिला कि ये फर्स्ट हैंड रिपोर्ट
दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले, चाहे वो कुबाचा के बारे में हो, इल्तुतमिश के बारे में हो, या उनके उत्तराधिकारियों के बारे में जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है वो इस किताब में मिलती है। इसलिए मिनहाज की ये तबकात नासरी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इल्तुतमिश के विषय में इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है इस किताब में। इस किताब को देखेंगे तो इल्तुतमिश के विजयों के बारे में, इल्तुतमिश जब प्रशासक बना था बदायूं का उस समय के बारे में, और तमाम तरह की विस्तृत चर्चाएं इस किताब में मिलती हैं। साथ ही साथ जो सुल्तान थे उनके पुत्रों के बारे में, अमीरों मतलब नोबल्स जो उनके दरबारी हुआ करते थे उनके बारे में, काजी कहा जाता है रिलीजियस गुरु, चूंकि सल्तनत के शुरुआत में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग थे ये, इसलिए इनमें काजियों का, रिलीजियस गुरु का, धार्मिक गुरुओं का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। और वजीर, वजीर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो इंपॉर्टेंट लोग थे सत्ता में, उन सब के बारे में, उन सब के विषय में, उनके क्रियाकलाप के बारे में इस पुस्तक में विस्तृत चर्चा है। इसलिए यदि दिल्ली सल्तनत के या मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बात की जाएगी तो सबसे पहले किताब का नाम तबकात नासरी का लिया जाएगा, जो मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखित है। आइए दूसरे किताब के बारे में बात करें। यह किताब सदरुद्दीन हसन निजामी, SH निजामी का है। किताब का नाम ताजुल मासिर है। यह ताजुल मासिर नाम की किताब निजामी साहब ने लिखी थी, और इसके बारे में मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के जितने भी विजय अभियान हुए, गौरी कहां कहां विजय अभियान को लेकर गया, किस किस प्रदेश को जीता, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस किस प्रदेश को जीता, या कहां कहां उसने प्रशासक के रूप में कार्य किया, और फिर इल्तुतमिश के अभियानों के बारे में विस्तृत चर्चा है। कहने का मतलब कि ये दो किताबें, तबकात नासरी और ताजुल मासिर, ये दो महत्वपूर्ण किताबें हैं जो दिल्ली सल्तनत के शुरुआती के दिनों के बारे में, जब स्थापना हो रही थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही थी, उस शुरुआती के दिनों के बारे में यदि आप चर्चा करेंगे, आपको कहीं चर्चा करनी होगी, तो इन दो किताबों को ध्यान में रखना होगा, जहां से हमें ओरिजिनली मिलता है। शुरुआत में एक बात और चर्चा करना चाह रहा था मैं, दिल्ली सल्तनत के नामकरण के बारे में। जब मोहम्मद गोरी का 1206 में निधन हो जाता है, और ऐबक के नेतृत्व में 1206 के आसपास जब इस सल्तनत की स्थापना होती है, तो लोगों के मन में विश्वास आया, इतिहासकारों के दिमाग में बात आई कि आखिर इस साम्राज्य को कहा क्या जाए। किसी ने कहा कि चूंकि मुस्लिम बाहुल्य ये साम्राज्य है, एक मुस्लिम द्वारा स्थापित किया जा रहा है, इसलिए इसको मुस्लिम साम्राज्य कहा जाए। किसी ने कहा कि मोहम्मद गोरी चूंकि दास था, गुलाम था मोहम्मद गोरी का, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाए। और किसी ने कहा कि इसको मामुलुक वंश, मामुलुक का मतलब होता है मालिक का विपरीत, मालिक का विपरीत स्लेव होगा, दास होगा। इसलिए इन सब विस्तृत चर्चा की गई इतिहासकारों में कि आखिर इस सल्तनत को, इस साम्राज्य को कहा क्या जाए। लेकिन गुलाम वंश शुरू के पुस्तकों में आप देखेंगे, हिंदी की जो शुरू की पुस्तकें होती थी उसमें गुलाम वंश की चर्चा होती थी कि गुलाम वंश का उदय। लेकिन बाद में इतिहासकारों ने कहा कि चूंकि ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, लेकिन सल्तनत बनने के पहले ही, दिल्ली सल्तनत के स्थापना के पहले उसे दासता से मुक्ति दे दी गई थी। वह दास नहीं रहा था। जब वह सल्तनत की स्थापना कर रहा था उस समय वह दास नहीं था। और फिर इल्तुतमिश ऐबक का दास था, लेकिन अपने जीवन काल में ही ऐबक ने उसे दासता से मुक्ति दे करके बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया था। कहने का मतलब ये कॉमन व्यू पॉइंट बना इतिहासकारों में कि इसको ना ही मुस्लिम राज्य कहा जाए, ना ही इसको गुलाम वंश कहा जाए, बल्कि इसको दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाए। क्यों? क्योंकि कमोबेश जब आप बाद में लोदीज के पीरियड में आएंगे, लोदियों के काल में आएंगे, तो राजधानी आगरा की तरफ शिफ्ट होती है। इसके अलावा कभी भी इस पूरे साम्राज्य में, चाहे कोई खलजी का पीरियड हो, तुगलक का पीरियड हो, पूरे समय दिल्ली केंद्र बिंदु रहा साम्राज्य का, इस सल्तनत का साम्राज्य का केंद्र बिंदु रहा। इसलिए इतिहासकारों में ये एक मत हो गए इतिहासकार कि इसको दिल्ली सल्तनत कहना ज्यादा उचित होगा। और तभी से सारे हिंदी के किताबों में, खास करके अंग्रेजी की किताबों में तो पहले से ही दिल्ली सल्तनत लिखा जाता रहा है, हिंदी के किताबों में भी बाद में से दिल्ली सल्तनत का नामकरण किया जाए।
इसलिए कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि इसको गुलाम वंश कहा जाए कि नहीं कहा जाए, तो आप बताएं और जो मैंने बताया उसका आप उससे उत्तर दें और कहें कि दिल्ली सल्तनत कहा जाना ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट देखें, दिल्ली सल्तनत का ये मैप है, मैंने लिखा है, देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर, कि ये 13वीं शताब्दी के शुरुआती दौर का मैप है। जब आप नॉर्थ ईस्ट, सबसे ऊपर नॉर्थ वेस्ट कहें आप, उत्तर पश्चिमी की इलाके पर जो पीला वाला एरिया है, पट्टी है, उसको वो गजनी का इलाका है, जहां का राजा था मोहम्मद, जहां का सुल्तान था मोहम्मद गोरी। लेकिन 1206 में उसके मृत्यु के बाद उसका अपना कोई संतान नहीं था, इसलिए उसके जो इंपॉर्टेंट बहुत नजदीकी 3 गुलाम थे, जिनको यालदोज पहला था, दूसरा कुबाचा था और तीसरा ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चूंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए इन तीनों ने जो पूरे मोहम्मद गोरी का एम्पायर था, साम्राज्य था, उसको अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आकर 3 भागों में इन लोगों ने बांट लिया। तो जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, जिसमें सल्तनत ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, वो पंजाब से लेकर के बंगाल तक, बंगाल में लखनऊती एक जगह है, पंजाब से लेकर के, मतलब पाकिस्तान का पंजाब, अभी का पंजाब नहीं, क्योंकि हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं। उस समय भारत का पार्ट था पाकिस्तान वाला इलाका, इसलिए उस पंजाब से लेकर के बंगाल तक का जो इलाका आप देख रहे हैं, और कुछ कुछ राजस्थान का इलाका, बहुत कम राजस्थान को टच करता हुआ, ये पूरा दिल्ली सल्तनत का मैप है, जो 13वीं शताब्दी में ऐसा रूप ले रहा था। ये शुरुआती दौर के मैप हैं, और इसलिए मैंने दिखाना उचित समझा कि आपको एक अंदाजा, ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से एक अंदाजा लगनी चाहिए कि आखिर दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहां से कहां तक था। मैंने बताया कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण 3 भागों में साम्राज्य विभक्त हो गया। पहला जो उसका दास था यालदोज, उसने गजनी तथा मध्य एशियाई साम्राज्य, अभी मैप पे मैंने दिखाया कि जो सबसे नॉर्थ वेस्ट का इलाका पीला वाला प्रदेश था, वो गजनी का प्रदेश था, सेंट्रल एशिया का प्रदेश था, मध्य एशियाई साम्राज्य जिसको कहते हैं। तो गजनी तथा मध्य एशियाई का जो साम्राज्य था, वो यालदोज नामक जो दास था उसके कब्जे में चला गया। 3 भागों में बटा, पहला भाग यालदोज के कब्जे में चला गया, दूसरा भाग कुबाचा, सिंध और मुल्तान, जो अभी अफगानिस्तान का इलाका है, दूसरा सिंध और मुल्तान के कब्जे में चला गया, और तीसरा जो भाग था उत्तरी भारत का, जिसको मैंने बताया कि पंजाब से लेकर के बंगाल तक, पंजाब से लेकर के बंगाल में लखनऊती जो जगह है वहां तक का जो इलाका था, उत्तरी भारत का इलाका था, वो पूरा का पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आ गया। इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो उत्तरी भारत का इलाका था, उसी को बाद में दिल्ली सल्तनत के रूप में उसको लाया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का चित्र है, जिसको चित्र पेंटिंग के द्वारा बनाया गया होगा। जाहिर है कि उस समय तो फोटोग्राफी होती नहीं थी, इसलिए ये पेंटिंग है, उससे लिया गया है। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक साम्राज्य रहा, हेल्म ऑफ द अफेयर्स पर रहा। और उस समय जो इलाका था उसमें, चूंकि ये नवोदित साम्राज्य था, नवोदित सल्तनत था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को काफी मेहनत करनी पड़ी इसके सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए, इसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए। पीछे एक स्लाइड जाएं। पूर्वी सीमांत की समस्या के बारे में कुबाचा जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पूर्वी समस्या के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के सत्तारूढ़ होते ही बंगाल का जो इलाका था, वो बख्तियार खलजी नाम का एक विजेता था, बख्तियार खलजी के हाथों में चला गया था बंगाल का इलाका। और वहां बंगाल में उसने अली मर्दन द्वारा बख्तियार खलजी की हत्या कर दी गई थी। और फिर अली मर्दन कुछ एक स्वतंत्र शासक के रूप में, दिल्ली सल्तनत से अलग हट करके एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करने लगा था। और इससे कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने
अलीमर्दन के साथ जाकर के समझौता किया और इसके बाद पूरी तरह से एक तरह से कूटनीति का सहारा लेते हुए लखनौती के प्रदेश को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया और अलीमर्दन ऐबक का इस तरह से स्वामी भक्त बन गया। दूसरी समस्या जो थी वो राजपूत विद्रोह की समस्या थी। राजपूतों के इलाके में एक नवोदित साम्राज्य को प्रतिस्थापित कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कर पाया था और ये समस्या बराबर बनी रही और इसलिए वो निर्णायक कार्रवाई नहीं कर पाया, क्योंकि चौगान खेलते समय एक प्रकार का गेम होता है, खेल होता है, उस चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया और घायल होकर के उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से एक सवाल, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था? आपको आंसर देने पड़ेंगे कि इसने दिल्ली सल्तनत को एक सल्तनत के रूप में खड़ा जरूर किया था, लेकिन एक पूरी तरह से सुदृढ़ता प्रदान नहीं कर पाया। इसके पास समय नहीं था। दूसरी बात, इतनी तरह से समस्याओं से उलझा हुआ था, कोई एक निश्चित रूप से विश्वास पात्र लोगों की कमी थी, दूसरे देश से आया था, तो इस तरह से इन सब सारी समस्याओं के कारण एक निश्चित आधार नहीं प्रदान कर पाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो काल है, यदि इसका हम मूल्यांकन करें तो इसके काल को 3 चरणों में बांट सकते हैं। 1192 से लेकर के 1206 तक का काल, यह का जो काल है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक इस समय मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में था और तुर्क की सत्ता के स्थापना में सक्रिय योगदान प्रदान कर रहा था। 1192 से 1206 तक का जो काल है, यह एक सहायक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को आप देख सकते हैं मोहम्मद गौरी का। 1206 से लेकर के 1208 तक का जो काल है, इसमें यालदोज और खुबासा जैसे प्रतिद्वंदियों के साथ सीधा सीधा लड़ाई न करके, कभी कभी उनसे अनुग्रह करके, कभी कभी उनसे विनती करके और अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए उसने दिल्ली सल्तनत को एक निश्चित अस्तित्व दिलाने का प्रयास किया, जिसमें काफी हद तक वो सफल भी हुआ। और तीसरा जो उसका चरण है 1208 से लेकर के 1210 ईस्वी का काल, जिसमें भारत के स्वतंत्र शासक के रूप में उसका कार्य करना और दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा प्रस्तुत करना, एक खाका, एक ड्राफ्ट, कहां कहां तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार होगा। विस्तार के बारे में तो इसके पास सोचने का समय ही नहीं था। जितनी इसके पास क्षेत्र थी, उस क्षेत्र को कैसे बरकरार रखें, बाकी दुश्मनों से, बाकी जो सामंत थे उनसे कैसे इनको बचाए रखें, ये 3 पार्ट में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पीरियड है उसको बांट सकते हैं। और अंततः उसने अपने कूटनीति का सहारा लेकर के मोहम्मद गौरी द्वारा विजित जो क्षेत्र था उसको सुरक्षित और संगठित बनाए रखने में कामयाब हुआ। कहा जाता है कि जिस तरह से ऐबक ने गयासुद्दीन महमूद, यालदोज और कुबाचा के साथ नीति अपनाई, वो राजनीतिक कुशलता का प्रमाण है। इतनी राजनीतिक कुशलता थी उसके पास, जिसके कारण उसके संबंध इन लोगों से अच्छे रहे। एक बहुत शुरू के इतिहासकार हैं जिनका ABM हबीबुल्लाह नाम है। उन्होंने फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नामक एक किताब लिखी है। बहुत इनिशियली कह सकते हैं आपकी मध्यकालीन भारत की बहुत इनिशियली टेक्स्ट, शुरू के टेक्स्ट बुक्स में से एक है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआती दौर में काम किया, उसमें तुर्कों की निर्भीकता, जिस तरह से तुर्क शासक, तुर्क विजेता निर्भीक हुआ करते थे, निडर हुआ करते थे, वो था उसमें विद्यमान, और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि थी। ये दोनों का समावेश था कुतुबुद्दीन ऐबक में, ऐसा ABM हबीबुल्लाह का कहना था। और इसीलिए कहा जाता है कि उसके उदारता के कारण उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई। ये GS में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे मध्यकालीन भारत में लाख बख्श किसको कहा जाता है? लाखों का दान करने वाला, इतना उदार था। आप मध्यकालीन भारत की, जब मध्यकालीन समय की बात करें, जहां हर समय लड़ाई झगड़े या दूसरे प्रदेशों पर अधिकार की बात हो रही थी, वहां कोई एक इस तरह की उदारता वाला व्यक्ति हो तो जाहिर है कि इतिहासकारों का ध्यान उनके तरफ जाएगा। और इसीलिए इतिहासकारों ने उसे लाख बख्श की
संज्ञा दी, जिसको लाखों का दान करने वाला कहा गया कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट जब आते हैं हम, जिसके समय में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक विस्तार और स्थापना हुआ, वो इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति है, इल्तुतमिश नाम का शासक है। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि ऐबक के समय में ही, जब ऐबक सुल्तान था, उसी समय इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति दे दी गई थी। ही वॉज नो लॉन्गर ए स्लेव ऑफ ऐबक। ऐबक ने उसको दास्ता से मुक्ति दे दी थी। और उत्तर प्रदेश का इलाका है, आधुनिक उत्तर प्रदेश का इलाका बदायूं, बदायूं में उसको प्रशासक नियुक्त किया गया। ऐबक ने अपनी भतीजी से उसकी शादी भी की। इस तरह से ऐबक का एक तरह से रिश्तेदार भी हो गया था इल्तुतमिश। और इस किस समय इल्तुतमिश का आगमन होता है दिल्ली सल्तनत के पटल पर, जिस समय पूरा अनिश्चितता का राजनीतिक माहौल था, राजनीति का अनिश्चितकालीन माहौल था, और अत्यंत गंभीर संकट में ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का बादशाह बनता है। इल्तुतमिश के बादशाह बनते ही यदि आप देखेंगे प्रमुख समस्याओं के बारे में, तो ये समस्याएं थी इल्तुतमिश के समय में। सबसे पहली समस्या थी कि विरोधी सामंतों, विशेषकर कुतबी और मुइज़ी सामंतों का दमन। अपने आप को दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए ये जरूरी था कि जो सामंत विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, खास करके कुतबी और मुइज़ी, ये दो रेस हैं सामंतों के जो इल्तुतमिश का विरोध कर रहे थे, उनका किस तरह से उन पर विजय प्राप्त करके अपने आप को सुल्तान के रूप में प्रतिस्थापित करना, ये इल्तुतमिश की प्रथम समस्या थी। दूसरी समस्या के रूप में यालदोज और कुबाचा, जो ऐबक के समय में भी बराबर परेशान करते रहे हैं ऐबक को, उनको, उन दोनों प्रतिद्वंदियों को परमानेंट बेसिस पर अस्थायी रूप से कैसे उनका दमन किया जाए, इसका दमन करने वाला समस्या भी इल्तुतमिश के सामने बरकरार था। नेक्स्ट मैंने कहा था कि राजपूताना और बंगाल के उपद्रव और विद्रोहों का दमन, क्योंकि ऐबक के समय में मैंने बताया कि किस तरह से बंगाल के कुछ एक लखनौती के पार्ट को लाया गया था, और अभी भी राजपूताना और बंगाल जो कि दिल्ली से काफी दूर थे, और मॉडर्न एज में जिस तरह से आवागमन की सुविधाएं हैं, उस समय की आवागमन की सुविधाओं का आप नहीं सोच सकते कि मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन समय में ऐसे थे। तो इसलिए दूरस्थ जो इलाका राजपूताना और बंगाल थे, उनके उपद्रवों को कैसे शांत करके दिल्ली सल्तनत को एक प्रगति के पथ पर लाया जाए, ये तीसरी समस्या थी इल्तुतमिश के सामने। सबसे बड़ी जो समस्या थी मंगोल आक्रमण का, किस तरह से मंगोल आक्रमण जो चंगेज खां अग्रसर होता रहता था हमेशा दिल्ली की ओर, किस तरह से उससे रक्षा की जाए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था किसी भी स्टेट के लिए, आज मॉडर्न स्टेट के लिए भी ऐसा होता है कि जब तक एक प्रशासनिक व्यवस्था, जब तक एक परमानेंट अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक कोई भी जो सिस्टम है, कोई भी राज्य है, वो काफी लंबे समय तक नहीं रह सकता। तो ऐबक को इतनी फुर्सत नहीं थी, इतना समय नहीं मिला था, इसलिए सल्तनत का एक सॉलिड प्रशासनिक बेस हो, प्रशासनिक व्यवस्था का बेस हो, इसका निर्माण करना भी इल्तुतमिश के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। इल्तुतमिश के काल को भी 3 चरण में बांटा जा सकता है। सबसे प्रथम जो चरण था वो 1210 से 1220 ईस्वी का काल था, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने पहले समस्या के बारे में बताया था, कि इस तरह से सामंतों का दमन, उसके नोबल्स का दमन करना चाहिए था। तो इस तरह से एक आप पढ़ेंगे तुर्के चहलगानी, या 40 दासों का समूह भी कहते हैं इसको, या 40 दल कहते हैं। इल्तुतमिश ने जितने भी सामंत थे ऐबक के समय से जो चले आ रहे थे, मोहम्मद गोरी के समय से जो चले आ रहे थे, किस तरह से एक एक करके पूरे इन दासों के समूह को, जो सोकॉल्ड नोबल से, उनको धीरे धीरे हटाया और एक अपना विश्वस्त दासों का एक समूह बनाया, एक विश्वस्त सामंतों का एक समूह बनाया, जिसको 40 दल या 40 दासों का समूह या तुर्क ए चहलगानी कहा गया। इसको आप एक इनर कैबिनेट के रूप में, एक आंतरिक कैबिनेट के रूप में देख सकते हैं। सुल्तान को इंपॉर्टेंट विषय पर किससे मशविरा करना है, किससे सलाह करना है,
किससे बात करनी है इंपॉर्टेंट मौसम पर। इस तरह से एक दल का तैयार किया गया जिसको तुर्क चहलगानी कहा गया, जिसको एक आंतरिक कैबिनेट के रूप में आप देख सकते हैं। तो ये प्रथम चरण का काम था इल्तुतमिश का। दूसरा, याल्दोज के साथ संघर्ष। 1215 से 16 के बीच में याल्दोज के साथ उसने अभियान किया याल्दोज के अगेंस्ट में, और फाइनली याल्दोज को हरा करके, एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था याल्दोज को हराना, क्योंकि याल्दोज के हराने के बाद दिल्ली सल्तनत का गजनी से जो संबंध था वो अस्थायी रूप से टूट गया। अब जो दिल्ली सल्तनत था एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र उत्तर भारतीय राज्य के रूप में इसका पहचान बना। वो अब गजनी से उसका कोई संबंध नहीं था। तो इस तरह से याल्दोज के साथ संघर्ष और उसको हराना एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दिल्ली सल्तनत के विकास में। द्वितीय चरण में देखेंगे 1221 से 1228 के बीच का जो काल है इल्तुतमिश के द्वितीय चरण के रूप में देखा जा सकता है। और ये वही समय है जब महान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था। वो ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबरनी जो ख्वारिज का राजकुमार था, उसका पीछा करते हुए वो दिल्ली की तरफ भागते हुए आ रहा था और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांग रहा था चंगेज खां के अगेंस्ट में। लेकिन यहां इल्तुतमिश ने महान कूटनीति का परिचय देते हुए उसने मंगबरनी को सहायता नहीं दी, और इस तरह से चंगेज खां बड़ा संतुष्ट हुआ, खुश हुआ इल्तुतमिश से, और इस तरह से अपने कूटनीति के द्वारा इल्तुतमिश ने चंगेज खां के चंगुल से दिल्ली सल्तनत को बचाया। 1224 ईस्वी में उसने कुबाचा को पराजित किया और पहली बार सिंध और मुल्तान का जो इलाका मैं बता रहा हूं, जहां का कुबाचा रूलर था, वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत का प्रथम बार विस्तार हो रहा है। अभी तक दिल्ली सल्तनत का कोई विस्तार नहीं हो पाया था, अब पहली बार दिल्ली सल्तनत का विस्तार सिंध और मुल्तान में होता है। द्वितीय चरण में आप देखेंगे कि किस तरह से इल्तुतमिश 1221 से 1228 ईस्वी के बीच में बंगाल का जो शासक हिसामुद्दीन इवाज था, वो करीब करीब स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगा था। लेकिन फिर 1221 से 28 से बीच में इल्तुतमिश ने 1227 में और 1229 में 2 बार बंगाल का अभियान किया और हिसामुद्दीन इवाज को हराकर बिहार, उड़ीसा और कामरूप के क्षेत्रों में, जो आसाम का पार्ट है, कामरूप के क्षेत्रों में दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि द्वितीय चरण में के आते आते इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को विस्तार के पटरी पर लाया। पहली बार लखनौती जो था दिल्ली राज्य के नियंत्रण में आया, बिहार दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना, और इस तरह राज्य की जो पूर्वी सीमा थी वो सुदृढ़ और सुरक्षित बना। पहली बार ऐसा हुआ कि अब दिल्ली सल्तनत का जो पूर्वी हिस्सा है उससे दिल्ली सल्तनत को कोई खतरा नहीं है, वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना। तीसरा चरण इल्तुतमिश का था, जिसको 1229 से 1236 ईस्वी के बीच में हम रख सकते हैं, और वो इलाका था जब उसने राजपूताना की जो समस्या थी, राजपूताना की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया और 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार कर इस राजपूताना की समस्या का समाप्ति किया। उसके बाद उसने अजमेर, नागौर और थंगनीर में सबल अभियान किया, और जो राजस्थान का इलाका है उस तरफ दिल्ली सल्तनत का विस्तार संभव हो पाया। 1231 ईस्वी में उसने ग्वालियर के विरुद्ध अभियान किया, और इस तरह से राजपूताना जो राजस्थान था वो दिल्ली सल्तनत का अभिन्न अंग बना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने उत्तरी और मध्य भारत के राजपूत शासकों को अपने नियंत्रण में तृतीय चरण में ला सका। 1229 से 36 ईस्वी के बीच में उसने राजपूत शासकों को अपने नियंत्रण में लाया।
अब इल्तुतमिश के उपलब्धियों के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि वो एक योग्य प्रशासक था और विजेता था, क्योंकि पहली बार दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में विस्तार हो रहा था इसके समय में। इसी समय उसने अभी भी जो दिल्ली सल्तनत था वो जो मुस्लिम साम्राज्य का जो सबसे हेड खलीफा होता था उसके अंतर्गत दिल्ली आता था। लेकिन 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा से एक स्वीकृति पत्र प्राप्त करता है। एक तरह का इट्स ए काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है और उस दिन से दिल्ली सल्तनत वैधानिक रूप में एक स्वतंत्र अस्तित्व में आता है। तो ये कहा जा सकता है कि सल्तनत के इल्तुतमिश के समय में जैसे ही उसको स्वीकृति पत्र प्राप्त होता है, एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है खलीफा से, जिसको मुस्लिम राज्य का हेड कहा जाता था, उससे अलग होकर के दिल्ली सल्तनत प्रथम बार स्वतंत्र अस्तित्व में आता है। और यही बात है, जब एक स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया तो कह सकते हैं आप कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के सल्तनत को मान्यता की प्राप्ति हुई। अब आंतरिक प्रशासन के बारे में जब बात करेंगे कि किस तरह से, मैंने बताया है कि जो उपलब्धियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो प्रशासनिक क्षमता थी इल्तुतमिश की, और उसने सबसे पहले इक्तदारी व्यवस्था को भारत में लागू किया। सल्तनत के स्थापना के पहले भारत में सामंतवादी व्यवस्था थी। सामंतवादी व्यवस्था केंद्रीय व्यवस्था का विपरीत रूप है। केंद्रीय शासन जब कमजोर होता है तब सामंतवादी व्यवस्था आती है। तो इस सामंतवादी व्यवस्था के बाद के अगले चरण में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, और इसलिए इक्तदारी व्यवस्था को इस रूप में समझा जा सकता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में, केंद्रीय शासन के अधीन में छोटे छोटे पार्ट्स में क्षेत्रों को बांट दिया गया था, जिसको इक्तदारी व्यवस्था कहा गया था। ये इसकी तुलना मॉडर्न जो ब्यूरोक्रेसी है, आधुनिक नौकरशाही है, उससे कर सकते हैं आप। तो जो बड़े इक्तदार थे उनको प्रांतीय गवर्नर कहा जाता है। इल्तुतमिश के समय में जो बड़े बड़े इक्तदार थे, इक्ता मतलब पीस ऑफ लैंड, एक भूमि का हिस्सा जो होल्ड करता था उसको इक्तादार कहा गया। इक्ता मतलब एक पीस ऑफ लैंड, एक टेरिटरी, एक सर्टेन, एक निश्चित भूभाग जिसको इक्ता कहा गया, और उसको जो होल्ड करता था, वो भाग जिसके अधीन में होता था, उसको इक्तादार कहा जाता था। तो ये पहली व्यवस्था थी, सिस्टमेटिक व्यवस्था, जो दिल्ली सल्तनत में आई, और जो कुछ कुछ भारतीय या मॉडर्न नौकरशाही है उससे मिलता जुलता है। तो जो बड़े इक्तदार थे उनको प्रांतीय गवर्नर के रूप में आप समझ सकते हैं। उनका प्रमुख काम क्या था? पहला काम था कानून और व्यवस्था की देखरेख। जिस इलाके में वो रहते थे, जिस इलाके पर उनका नियंत्रण था, उसके कानून और व्यवस्था की देखरेख करना उनकी पहली जिम्मेवारी थी। उस इलाके से लगान की वसूली कैसे होगी, लगान की वसूली क्या होगा, और लगान वसूल करके उसको केंद्रीय शासन जो दिल्ली सल्तनत है उसके केंद्र में कैसे पहुंचाया जाएगा, सारी व्यवस्था करने का अधिकार प्रांतीय गवर्नर को था। मुकदमों की सुनवाई भी करता था। लड़ाई झगड़े हो गए, आपसी मनमुटाव हो गए, इन सब की सुनवाई करना भी प्रांतीय गवर्नर जो बड़े इक्तदार होते थे उनका काम था। और जब दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय शासन को सैनिक सेवा की जरूरत पड़ती थी, किसी दूसरे प्रदेश को विजिट करना है, किसी दूसरे प्रदेश में अभियान ले जाना है, तो उस समय सैनिकों की जरूरत पड़ती थी, उसके लिए भी सेवा प्रदान करना बड़े इक्तदार का काम था। और छोटे इक्तदार का केवल काम था केवल सैनिक सेवा प्रदान करना। वो बड़े इक्तदारों की तरह कानून व्यवस्था उनके जिम्मे नहीं थी, लगान वसूल नहीं कर सकते थे, मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकते थे, केवल सैनिक सेवा प्रदान करना उनका काम था। अब आप पूछेंगे कि इनकी सैलरी कहां से मिलती थी, कौन सा सैलरी, जैसे आजकल मॉडर्न आधुनिक ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो उसी तरह से यह भी व्यवस्था थी कि दोनों श्रेणियों के इक्तदारों को वेतन के लिए इक्ता से लगान वसूल करने का अधिकार था। जिस एरिया में उनका कंट्रोल था, जिस एरिया में उनका नियंत्रण था, वहां से वेतन के रूप में वो वेतन के लिए लगान वसूल करते थे। और इस तरह से वो एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के रूप में आप समझ सकते हैं। आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत, इक्तदारी व्यवस्था के अंतर्गत मैंने बताया कि किस तरह से उत्तर भारत की सामंतवादी प्रथा को समाप्त करके एक केंद्रीय प्रशासन
को मजबूती प्रदान किया इक्तदारी व्यवस्था में। इक्तदारों का स्थानांतरण करके उन्हें केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में रखा गया। जिस तरह से मॉडर्न एज में आज ब्यूरोक्रेट्स का, नौकरशाहों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, क्योंकि ज्यादा यदि एक ही इलाके में रह जाएंगे तो एक अपना पर्सनल रैपो बैठा लेंगे और उसका वो केंद्रीय प्रशासन के विरोध में, विद्रोह के रूप में उसका यूज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसलिए उस समय से अपने कूटनीति का परिचय देते हुए इल्तुतमिश ने व्यवस्था रखी थी कि उन इक्तदारों का ट्रांसफर भी होगा, स्थानांतरण भी होगा। और इस तरह से मैंने पहले ही बताया कि इस तरह से आधुनिक नौकरशाही व्यवस्था से इसकी तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मुद्रा प्रणाली है। इल्तुतमिश ने अरबी प्रथा का इस्तेमाल करते हुए मुद्रा प्रणाली बताया। और जित्तल और टंका, जीतल, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडी में कि जीतल और टंका ये जो सिक्के हैं ये इल्तुतमिश के जमाने के ही इल्तुतमिश ने इशू किया था। जो जीतल नाम का सिक्का होता था वो तांबे का बना होता था। जो तांबे का सिक्का होता था उसको जीतल कहा जाता था और जो चांदी के सिक्के होते थे उनको टंका कहा जाता था। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज, नए सिक्कों का प्रचलन भारत में तुर्कों की सत्ता की सुदृढ़ता का प्रतीक था। आज भी यदि आप देखें कि किस तरह से भारत के बारे में बात करें
सॉरी, विद्युत बाधा के चलते ये बाधा विद्युत बाधित हो गई थी प्रदाय। तो मैं बता रहा था कि किस तरह से इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में इंपॉर्टेंट चेंज किया। और मैं ये इस बात की चर्चा कर रहा था कि जो करेंसी सिस्टम है आज के युग में भी, भारत की यदि बात करेंगे आप, तो भारत में करेंसी प्रिंटिंग का, करेंसी में किसी प्रकार के चेंजेस करने का केवल भारत सरकार को ही अधिकार है। कोई स्टेट गवर्नमेंट इसमें ये चेंजेस नहीं कर सकती, और ये संप्रभुता का सबसे बड़ा मिसाल है। इसलिए नए सिक्कों का प्रचलन करके इल्तुतमिश ने ये प्रूव किया, ये सिद्ध किया कि भारत में दिल्ली सल्तनत सुदृढ़ता के साथ खड़ा है। और कहीं न कहीं ये सिक्कों का प्रचलन, मुद्रा प्रणाली तुर्कों की सत्ता की सुदृढ़ता का प्रतीक था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी वो सैन्य व्यवस्था की थी। मैंने बताया शुरू में ही कि किस तरह से ऐबक ये डिफिकल्टी फेस कर रहा था कि कैसे विदेशी लैंड में, विदेशी भूमि में आकर के विश्वास पात्रों को सेना के रूप में भर्ती किया जाए या उनको सेनापति बनाया जाए, और कैसे उनका ये किया जाए। तो इसीलिए इल्तुतमिश ने अंगरक्षकों तथा जानदारों के दल का शाही सेना के रूप में काम करने के लिए ट्रेन किया उन लोगों को। जो उनके अंगरक्षक थे उनको किस तरह से शाही सेना के रूप में डेवलप किया जाए। और ये इसलिए भी जरूरी था कि सैनिक मामले में कैसे इक़्तिदारों के ऊपर निर्भरता थी उसको समाप्त की जाए। इसलिए सबसे पहली बात मुद्रा प्रणाली, और दूसरी सैन्य व्यवस्था, जो मध्यकालीन सल्तनत के लिए, नवोदित सल्तनत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों पर ध्यान दिया इल्तुतमिश ने और उसको एक रूपरेखा में प्रस्तुत करने का काम किया। और यही कारण था कि ये जो व्यवस्थाएं थी सैन्य संगठन के बारे में, जिस तरह से उसने सोचा, वो बलबन के सैन्य संगठन का आधार बना। जब इसके बाद इल्तुतमिश के बाद बलबन एक सुल्तान के रूप में आता है, तो उसने इन सब चीजों को ध्यान में रख करके सैनिक व्यवस्था का संगठन किया। कला एवं संस्कृति के बारे में जहां तक बात करें तो दिल्ली का विकास एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इल्तुतमिश के समय में हुआ। मध्य एशिया से आने वाले शरणार्थियों, कलाकारों, शिल्पकारों और विद्वानों को इल्तुतमिश ने प्रश्रय प्रदान किया। उनको एक कंजेनियल इन्वायरमेंट प्रदान किया, जिसके कारण दिल्ली एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकास कर पाया। प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज तथा प्रसिद्ध विद्वान जुनैदी को उसने आश्रय प्रदान किया, और किस तरह से उन्होंने दिल्ली सल्तनत के सकारात्मक पहलुओं को इन लोगों ने उजागर किया और दिल्ली सल्तनत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा। स्थापत्य कला की जब बात करें तो उस समय भी आप देखेंगे ये दिखाई दे रहा है, ये इल्तुतमिश का मकबरा है। अपने जीवन काल में ही उसने अपना मकबरा बनवा लिया था और ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ी हो गई थी। आप देख रहे हैं, इनके नजदीक से देखेंगे आप तो इनकी कलाकृति को आप देख सकते हैं किस तरह से नीटली कार्व्ड है। बहुत इसके जो दीवार हैं वो कार्विंग्स किए हुए हैं इस पर, और इस तरह से स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी उसने इंपॉर्टेंट काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट काम स्थापत्य कला के बारे में था वो कुतुब मीनार का फिनिशिंग टच देना था। आपको मालूम होना चाहिए कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, लेकिन वो बहुत अल्प समय का शासक था, सुल्तान था, वो इसको पूरा नहीं कर पाया था। और इल्तुतमिश ने इस पूरे कुतुब मीनार जो आपके सामने दिख रहा है इसको पूर्ण किया इल्तुतमिश ने। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी इल्तुतमिश के योगदान काफी प्रशंसनीय रहे हैं। अब निष्कर्ष के रूप में यदि आप ब्रीफ में चर्चा करना चाहें तो जो अभी तक मैंने बताया उसके बारे में यह था कि दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ अस्तित्व प्रदान करना और उसके क्षेत्रों का विस्तार करना, यह सबसे पहला काम था जिसको बखूबी इल्तुतमिश ने निभाया। मंगोल आक्रमण के भीषण संकट से किस तरह से नवोदित दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखा जाए, इसमें भी वो काफी हद तक कामयाब रहा और ये उसकी श्रेष्ठ प्रशासनिक और कूटनीतिक क्षमता का उदाहरण था। दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्रता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उपलब्ध कराना
और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी इल्तुतमिश की। एबीएम हबीबुल्लाह फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लॉ इन इंडिया, इनकी पुस्तक है जिसके बारे में शुरू में मैंने बात किया आपसे। इन्होंने लिखा है कि ऐबक आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश वाज अनक्वेश्चनेबली इट्स फर्स्ट किंग। मतलब ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का खाका तैयार किया था, परंतु निर्विवाद रूप से इल्तुतमिश इसका प्रथम सुल्तान था। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि आप बताइए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, प्रूव करिए, इसको सिद्ध करिए, विवेचना कीजिए इसका। तो जितनी चीजें मैंने बताई कि कैसे कैसे एक एक करके उसने प्रदेशों को जीता, विस्तार किया, प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया, इन सब की चर्चा इसमें होगी। और इस तरह से ये चैप्टर, ये जो आपसे बात करने थे, ये समाप्त हुए हैं। अब आप लोगों को यदि कोई सवाल हो, आपके जेहन में, मस्तिष्क में कुछ बातें हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलिए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप 1 मिनट रुकिए, 2 सेकंड रुकिए, माइक ऑन किया जा रहा है। सर आवाज आई क्या? अब आ रही है। आप पूछिए, कहाँ से? आरोन से? जी सर, गवर्नमेंट कॉलेज आरोन से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, बताइए, नाम बताइए अपना। जी राजेश यादव, बीए 4th सेम। 4th सेम नहीं होगा, 4th सेम है। जी सर। बताइए आप क्या हिस्ट्री है। हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे। हाँ पूछिए। जी सर, ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। हाँ, तो इनके जो क्या नाम, यालदोच और कोबाचा थे। हाँ, तो इनसे इन्होंने कूटनीति से क्यों संघर्ष किया, बलपूर्वक क्यों नहीं किया? नहीं, बैठिए। जी सर। बैठिए। मैंने बताया आपको कि किस तरह से ऐबक शुरुआती दौर का सुल्तान है। जी सर। उसके पास इतनी, मैं अभी इल्तुतमिश जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया कि किस तरह से सैन्यवाद, सैनिक व्यवस्था कैसी होगी, इल्तुतमिश ने सोचा। नवोदित साम्राज्य के पास बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, ना ही कोई परमानेंट आर्मी उनके पास होता है, इसलिए ऐबक के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। वो सैनिक अभियान लेकर के वहां नहीं जा सकता था, इसलिए वो बेहतर समझा कि हम उसको मित्रता से, कभी अनुग्रह करके, कभी प्रार्थना करके, उसके साथ कूटनीति अपना करके ही हम सफल हो सकते हैं। यदि वो शायद लड़ाई करता तो दिल्ली सल्तनत वहीं समाप्त हो जाता, दिल्ली सल्तनत आगे नहीं बढ़ पाता। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट। हेलो हेलो, पन्ना से कोई पूछ रहा है? नहीं। हेलो, होशंगाबाद से सर। हाँ पूछिए। हेलो सर। हाँ हेलो सर, मेरा नाम अर्चना द्विवेदी है सर। जी पूछिए, बोलिए। सर दिल्ली का कौन सा शासक था जो पूर्णतः निरक्षर था? पूर्णतः निरक्षर था? जी सर। ये कहाँ से सवाल कर रहे हैं? मैंने पढ़ाया क्या? मैंने आप क्या सर? मैं जो टॉपिक पढ़ाया उसमें है ये कहीं क्या? दिल्ली सल्तनत है क्या जो ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में मैंने बताया? इनसे संबंधित कोई सवाल है आपके पास? नहीं सर, दिल्ली सल्तनत संबंधित सवाल है सर। हाँ सर, कौन सा शासक पूर्णतः निरक्षर था सर? नहीं, ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। नहीं, आप हो सके तो आप एनालिटिकल सवाल करिए, विश्लेषणात्मक सवाल करिए। जी हाँ। हेलो सर, होशंगाबाद से। बोलिए। सर, आपने अभी बताया था कि दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश या हम ममलूक वंश नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो लोग गुलाम नहीं रह गए थे, तो दिल्ली ही क्यों बोल रहे हैं उसमें? दिल्ली क्यों बोल रहे हैं?
हाँ, उसे वो तो पंजाब में भी उनका साम्राज्य विस्तृत था, या पूर्वी भाग में भी कोई नाम हो सकता था। उनकी राजधानी वहीं रही। शासक का कोई केंद्र होता है, जैसे अभी भारत की राजधानी दिल्ली है, जी। इस तरह से वो पूरा जो साम्राज्य था उसका केंद्र बिंदु था दिल्ली, इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।